चुड़ैल के भुट्टे। रात के 3 बज रहे थे। भीमागढ़ गांव के भुट्टे के खेत में एक तेज रोशनी चमकती है और उस चमकती हुई रोशनी से चुड़ैल बाहर निकलती है। इसके बाद वो चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, इस गांव के किसी भी भुट्टे को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं इस गांव के सारे भुट्टों को चबा चबा कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस खेत में अपने दोनों हाथों को हवा में उठाती है और आंख बंद करके अपने हाथों से जादू करने लगती है। उसके हाथों के जादू द्वारा वो उस खेत के सारे भुट्टे हवा में उड़ाने लगती है, जिसके बाद वो चुड़ैल खुद हवा में उड़कर आराम से भुट्टे खाने लगती है। यम, वाह, ये भुट्टे कितने स्वादिष्ट हैं। इन भुट्टों को खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल भुट्टों को खा ही रही थी कि तभी उस खेत का मालिक वहां आ जाता है और वह अपने खेत में चुड़ैल को हवा में उड़ते हुए भुट्टे को खाता हुआ देख चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये तो एक भयानक चुड़ैल है। अरे गांव वालों जल्दी आओ, देखो रे, अरे गांव में किसी चुड़ैल का साया है। मालिक की आवाज सुनकर चुड़ैल अचानक ही पीछे मुड़ जाती है, जिसके बाद वो मालिक को देखकर उसे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे भुट्टे खाते हुए देखा। तूने मुझे देख तो लिया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। पहले मैं तेरी आंखें नोचूंगी, उसके बाद मैं तेरी जान लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस मालिक को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपने हाथों की दोनों उंगलियां लंबी करती है और उसकी आंखों में घोंप देती है, जिसके बाद चुड़ैल उसको भयानक मौत दे देती है। इस तरह उस खेत के मालिक की मौत हो जाती है और चुड़ैल उस खेत के सारे भुट्टे खाकर वहां से गायब हो जाती है। और देखते ही देखते अब दिन गुजरने लगते हैं। उस गांव में आए दिन लोगों के भुट्टे गायब होने लगे और अगर उस चुड़ैल को कोई भी इंसान भुट्टा खाता हुआ देख लेता तो वह चुड़ैल उसको जिंदा नहीं छोड़ती। भुट्टों का खत्म होना और साथ ही साथ इंसानों के मरने की संख्या भी बढ़ती, ये देख सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आपस में बोलते हैं, आखिर हमारे गांव में भुट्टों की चोरी कौन कर रहा है? हमें इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। आखिर कौन है जो हमारे गांव में भुट्टे चुरा रहा है? अरे यार, भुट्टे साथ में हमारे गांव के लोग भी मारे जा रहे हैं। आखिर इन सब के पीछे कौन है? किसका हाथ है इन सब के पीछे? जो भी हो, हमें इसका पता लगाना ही होगा। और वैसे भी यहाँ इस गांव में जो भी मरता है और हमारे भुट्टे जो चोरी होते हैं वो रात के समय ही होते हैं। अगर हमें इन सब के पीछे का राज पता लगाना है तो हमें आज रात गांव में ही रहना होगा और ये देखना होगा कि आखिर कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। सभी लोग अब रेनू की बात से सहमत हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है और एक बार फिर चुड़ैल वहां आती है और गांव के भुट्टों को खाने लगती है। वो भुट्टों को बड़े ही चाव से खा रही थी कि तभी गांव के लोग वहां आ जाते हैं और उसे देखकर गांव वाले बोलते हैं, अच्छा, तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो भुट्टों को चुरा चुरा कर खाती है। अरे आज हमने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तू नहीं बचेगी। मेरा क्या होगा और क्या नहीं ये तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम्हारा क्या होगा शायद तुमने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम लोगों ने मुझे भुट्टे खाते हुए देख बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। तुम लोग मेरे भुट्टों को मुझसे नहीं छीन सकते, और अगर किसी ने मुझसे मेरे भुट्टों को छीनने की हिम्मत करी तो मैं उसे बेरहमी से मारूंगी। गांव वाले और चुड़ैल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन गांव वालों के बीच से मोहित, रोहित और रेनू तीनों दोस्त बाहर आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम कौन हो और हमारे गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से तुम क्यों मार रही हो? अच्छा, तो तुम लोग आ ही गए। तुम लोग मुझे कैसे भूल सकते हो? आखिर तुम लोगों ने ही तो मेरी जान ली थी। नंदनी, ये तुम हो? मेरी बहन, तुम इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? क्या तुम इस चुड़ैल को जानती हो? और अगर तुम सभी इस चुड़ैल को जानती हो तो कौन है और क्यों हमें परेशान कर रही है? ये तीनों तुम लोगों को कभी सच नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। 10 साल पहले की बात है। रेनू जो कि मेरी बहन थी, रोहित और मोहित, हम दोनों बहनों के दोस्त थे। हम चारों समय केवल 10 साल के थे। मुझे भुट्टा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक बार जब भुट्टे वाला गली में आया तो मैंने अपने बचाए हुए पैसे से भुट्टे खरीद लिए, लेकिन इन लोगों ने मेरे भुट्टे को छीन कर छत पर भाग गए और मैं इन लोगों से अपने भुट्टे मांगती रही।
मेरे भुट्टे मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं, अब हम तेरे भुट्टों को वापस नहीं करेंगे। हम सभी लोग आपस में मिल बांट कर इस भुट्टे को बड़े ही मजे से खाएंगे। रेनू दीदी देखो ना, ये क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे भुट्टे दिलवा दो। अरे नंदिनी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? ये लोग तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये खाएंगे नहीं, तुम चिंता मत करो। नंदिनी रेनू की बात नहीं सुनती, जिसके बाद नंदिनी मोहित और रोहित से छीना झपटी करने लगती है और इस तरह छीना झपटी में नंदिनी को धक्का लग जाता है और नंदिनी छत से नीचे गिर जाती है और इस तरह नंदिनी की मौत हो जाती है। इस तरह मेरी मौत हो गई। उस समय तो मैं बच्ची के भेष में मरी थी, लेकिन जैसे ही 10 साल बीते वैसे ही मैं एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो गई और अब मैं भुट्टों को चुरा चुरा कर खाती हूँ और इस बीच अगर मुझे कोई देख लेता है तो मैं उसे भी मार देती हूँ। नंदिनी, धोखाधड़ी में तुम नीचे गिर गई थी, तुम्हें किसी ने मारा नहीं, तो तुम इस तरह हम लोगों को मत मारो। तुम हम लोगों को आखिर परेशान क्यों कर रही हो? छोड़ दो हम सभी लोगों को। धोखे में मेरी जान नहीं गई थी, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे मारा था। और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी को मारती नहीं, लेकिन जो मुझे भुट्टे को खाते हुए देख लेता है मैं बस उसे मारती हूँ, क्योंकि वो मेरा राज सबको बता देता। अब तो तुम्हारा राज सभी गांव वालों को पता चल गया कि तुम कौन हो। अब तो तुम यहाँ मौत का गंदा खेल बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं मारूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हर रोज मेरे लिए सुबह शाम भुट्टे लाकर मेरी कब्र के पास छोड़ दोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। चुड़ैल की बातों से अब सभी लोग सहमत होते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है और हर रोज अब सभी गांव वाले नंदिनी की कब्र पर भुट्टे रखकर चले जाया करते। इस तरह अब चुड़ैल किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करती और सभी गांव वाले अब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। टॉयलेट में जाओगे तो मारे जाओगे। कितनी रात हो गई है और इस पेट के दर्द को अभी ही उठना था। शिवांगी फ्रेश होने के लिए अपने घर के पास वाले टॉयलेट में जाकर बैठ जाती है। हाय 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 हाय, पेट तो पूरी तरह गुब्बारे की तरह फूल गया था। अब थोड़ी सी शांति मिली है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो यहाँ एक टॉयलेट बना हुआ है। शिवांगी आराम से फ्रेश होने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे टॉयलेट के अंदर अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। स्वागत है तुम्हारा यहाँ आने का, अब नहीं बचेगी तू। चुड़ैल की आवाज सुनते ही शिवांगी बहुत डर जाती है और डर के मारे अपने चारों तरफ देखने लगती है कि तभी अचानक से टॉयलेट की लाइट भी चली जाती है, जिसके बाद शिवांगी घबराहट में बोलती है, कौन है यहाँ? बाहर निकलो। यहाँ जो मुझे डरा रहा है, कौन है यहाँ जो मुझे डरा रहा है? तेरी मौत आई है रे पगली, तेरी मौत आई है। तभी अचानक से टॉयलेट की लाइट ऑन हो जाती है, जिसके बाद शिवांगी के सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल को देखकर शिवांगी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो थर थर कांपने लगती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तू इस टॉयलेट में क्या कर रही है? चली जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले तेरी धूल पूजा तो उतार दूं। देख चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मजबूरी में मैं इस टॉयलेट में आई थी, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। जंगल में जाती तो जंगली जानवरों को शिकार हो जाती। देख, मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। चुड़ैल शिवांगी की एक नहीं सुनती, जिसके बाद चुड़ैल शिवांगी को मार देती है। टॉयलेट में आओगे तो मारे जाओगे। इतना कहकर चुड़ैल शिवांगी को उठाकर गांव के बीचों बीच फेंक देती है और वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह जैसे ही गांव के लोग शिवांगी की लाश को गांव के बीचों बीच पड़ा हुआ देखते हैं तो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ए भगवान, ये क्या, फिर से एक और लाश? लगता है ये चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सभी को मार कर ही रहेगी। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि गांव के सभी लोगों को पता है कि उस टॉयलेट की भयानक चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। जो भी वहां जाता है वो उसे मार देती है। अरे ऐसे चुड़ैल के खौफ से हम लोग कब तक डरते रहेंगे? इस चुड़ैल का तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये एक एक करके सभी को मारती रहेगी। हम लोग चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत शक्तिशाली है। अगर हमने उसको मारने की कोशिश भी की तो वो गांव के अंदर कहर बचा देगी, कहर। इसलिए भलाई इसी में है कि सब लोग अपने अपने कामों में लग जाओ और इस टॉयलेट से दूर रहो।
हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉयलेट है जिस पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। क्यों ना हम एक और टॉयलेट बना लें जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकें। बसंती की बात पर गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में गांव में एक नया टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है। वहीं एक दिन रात के समय चुड़ैल अपने आप से कहती है, कई दिनों से कोई भी इस टॉयलेट को इस्तेमाल करने नहीं आया। लगता है मेरे डर से सब लोग गांव को छोड़कर भाग गए। ये तो होना ही था। चलो आज इसी खुशी में गांव की सैर करके आती हूँ। चुड़ैल गांव की सैर करने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद जैसे ही वो गांव में पहुंचती है उसे एक दूसरा टॉयलेट दिखाई देता है। उरी दादा, तो ये बात है, इस गांव के लोग नया टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस गांव के किसी भी टॉयलेट पर कब्जा कर सकती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल उस टॉयलेट पर भी अपना कब्जा कर लेती है। रात होते ही जैसे ही एक भोला नाम का आदमी टॉयलेट में जाता है, चुड़ैल उसे वहीं दबोच लेती है। बहुत ही तेज बन रहे हो गांव वालों। तुम्हें क्या लगा था नया टॉयलेट बनाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं किसी भी टॉयलेट पर कब्जा कर सकती हूँ। अरे अरे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे। अरे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देख, मेरी बीवी बच्चे भी हैं। अगर मैं मर गया तो उन्हें कौन पालेगा? किसी ने मेरे बारे में सोचा था क्या कि अगर मैं मर गई तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? चुड़ैल भोला को मारने वाली होती है, लेकिन भोला जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे अरे गांव वालों, मेरी मदद करो। अरे मेरी मदद करो, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे गांव वालों, जल्दी से आ जाओ, कोई मेरी मदद करो। भोला की आवाज सुनने के बाद गांव के सभी लोग जाग जाते हैं और इकट्ठा होकर नई वाली टॉयलेट पर पहुंच जाते हैं। अरे आवाज तो इसी टॉयलेट के अंदर से आ रही थी। लगता है कोई इस टॉयलेट के अंदर है। जाओ देवानंद भैया, जरा टॉयलेट का दरवाजा तो खोलो। जैसे ही देवानंद टॉयलेट का दरवाजा खोलता है, उसके अंदर से भोला की लाश निकलकर बाहर आती है, जिसके साथ साथ टॉयलेट के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल भी निकलती है। टॉयलेट में आओगे तो मारे जाओगे। गांव वालों, तुम्हें क्या लगा कि तुम नया टॉयलेट बना लोगे तो मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ दूंगी? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी टॉयलेट का इस्तेमाल करने आएगा मैं उन सभी को मार दूंगी। लेकिन चुड़ैल, आखिर तू हम गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जिसकी तू हमें सजा दे रही है? मेरी मौत की सजा। मैं तुम लोगों को अपनी मौत की सजा और अपनी माँ से बिछड़ने की सजा दे रही हूँ, क्योंकि किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। उस रात जब मैं टॉयलेट में जाने के लिए अपने घर से निकली थी तो रात के समय 2 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। अरे कहाँ जा रही है? जरा यहाँ तो आ। अरे पूरी रसमलाई है, चल इसे पकड़ते हैं। आज का मामला तो फिट हो गया। वो दोनों नशे की हालत में थे और अचानक से मेरा पीछा करने लगे। मैं उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तभी मुझे पास में पड़ी हुई एक लकड़ी दिखाई दी, जिसे उठाकर मैंने उन दोनों को मार दिया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। भागते भागते मैं टॉयलेट में आकर छुपने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, उन दोनों ने दरवाजा बंद करने से पहले ही खोल दिया। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे बचकर भागेगी? इसने मुझे डंडे से मारा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या मैं तुम्हारी बहन या बेटी जैसी नहीं हूँ? तुम मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? हाँ, तूने हमारे ऊपर हाथ छोड़कर अच्छा नहीं किया। इसकी तो भरपाई तुझे करनी ही पड़ेगी। उन्होंने मेरे गले से मेरी चुन्नी खींचकर मेरा गला घोट दिया। मैं मदद की पुकार करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन गला घुटने की वजह से मेरी आवाज नहीं निकल पाई। उन्होंने मुझे वहीं मारकर टॉयलेट में बंद कर दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों को तुम क्यों मार रही हो? हमें छोड़ दो और यहाँ से मुक्त होकर चली जाओ। इसी में सबकी भलाई है। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस गांव के हर एक आदमी को मार दूंगी। जो भी इस टॉयलेट में आएगा मैं उसको मार दूंगी। चुड़ैल ऐसा कह ही रही होती है कि इतने में एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी लिए वहां पहुंच जाती है, जो चुड़ैल की माँ होती है। बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? माँ, माँ, तुम ठीक तो हो ना माँ?
इतने दिनों बाद देख रही हूँ माँ मैं तुम्हें। बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे मरने के बाद इन गांव वालों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन तू इनके साथ अच्छा नहीं कर रही है। देख बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दे। जिन्होंने तेरे साथ गलत किया हम उन्हें सजा जरूर दिलाएंगे, लेकिन मेरी बेटी तू शांति से यहाँ से मुक्त हो जा। अपनी बूढ़ी माँ की बात मान ले। अपनी बूढ़ी माँ की बात सुनते ही चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। गांव वाले किसी तरह उन दोनों गुंडों को ढूंढते हैं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा को अपने आप शांति मिल जाती है और वो गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अंगूर की दीवानी चुड़ैल। तांत्रिक, तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। तुझे इसका भुगतान करना होगा। अभी तो तू देख मैं और क्या क्या करता हूँ। तेरा वो हाल करूँगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुझे क्या लगा कि तू मुझे कमजोर समझकर मेरे साथ जो चाहे वो कर लेगा? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। चुड़ैल, तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तुझे तो मैं अपनी भभूति से ही राख कर दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी शक्तियों के आगे तेरी ये तंत्र विद्या काम नहीं आएगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। चुड़ैल रुक, अभी बताता हूँ तुझे। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या शुरू करते हुए अपने दोनों हाथों में भभूति उठाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल के चारों तरफ भभूति का धुआं फैल जाता है। लेकिन अफसोस, उस धुएं के साथ साथ चुड़ैल भी गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। वो चुड़ैल मेरे हाथों से भाग गई है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल आकाश में उड़ते हुए एक अंगूर के बाग के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो अंगूर बड़े ही चमकदार और रसीले लग रहे हैं। इन ताजे ताजे अंगूरों को खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर अंगूर की शौकीन चुड़ैल उस अंगूर के बाग में घुस जाती है और अंगूर खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, अंगूर! इन रसीले अंगूरों को खाकर तो मजा ही आ गया। थोड़े से और खा लेती हूँ। थोड़े थोड़े करके चुड़ैल अंगूर के बाग के आधे से ज्यादा अंगूर खा जाती है, जिसके बाद चुड़ैल वहां से उड़ जाती है। वही अगले दिन अंगदपुर के गांव में जैसे ही सवेरा होता है, सभी लोग अपने बागों में जाकर अंगूरों को तोड़ने लगते हैं ताकि वो शहर जाकर अंगूर बेच सकें। लेकिन वहीं एक धनिया नाम का आदमी जैसे ही अपने अंगूर के बाग में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे हे राम, ये क्या हो गया? अरे मेरे अंगूर के बाग में से सारे के सारे अंगूर गायब हैं। अरे अब मैं शहर जाकर अंगूर कैसे बेचूंगा? अंगदपुर गांव के सभी लोग अपने अंगूरों को लेकर शहर बेचने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धनिया अपने अंगूर के बाग में दिन भर बैठकर रोता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है। रात होते ही चुड़ैल फिर से अंगूर खाने के लिए गांव में पहुंच जाती है। ये अंगूर का स्वाद कितना भरपूर है, खाने के साथ मजा ही आ गया। बस किसी भी कीमत पर मेरे ये अंगूर किसी लंगूर के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। चुड़ैल बहुत ही शौक से अंगूर खा रही थी कि तभी उसे रात के समय किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये कौन है जो इतनी रात के समय रो रहा है? आखिर क्या वजह हो सकती है किसी के रोने की? जरा मैं भी तो देखूं, ये रो कौन रहा है? चुड़ैल अंगूर के बाग में यहाँ वहाँ देखने लगती है, जिसके बाद उसे एक अंगूर के पेड़ के नीचे एक आदमी रोता हुआ दिखाई देता है, जो कि धनिया होता है। अरे आखिर ये कैसी किस्मत है मेरी। अरे जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। इतनी मेहनत करके मैंने अंगूर के बाग में अंगूर उगाए थे, लेकिन किसी ने मेरे सभी अंगूरों को चोरी कर लिया। अब मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में कैसे भेज पाऊंगा? अरे हे ऊपर वाले, कोई तो मदद करो मेरी। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी। तभी वो अपने आप से कहती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? अंगूर खाने के चक्कर में मैंने किसी का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया, उसके साथ साथ उसका दिल भी दुखा दिया। अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल अपनी सभी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा करके धनिया के बगीचे के ऊपर जादू करना शुरू कर देती है।
देखते ही देखते धनिया के अंगूर का बगीचा पहले की तरह भरपूर अंगूरों से भर जाता है, जिसे देखते ही धनिया की आंखें चार चांद हो जाती हैं। हे भगवान, इतनी जल्दी सुन ली तुमने? अरे कितनी जल्दी सुन ली तुमने मेरी भगवान। अभी तो मेरे अंगूर के बाग में कहीं भी कोई भी अंगूर नहीं दिख रहा था, और अब देखो, ओह, ये तो सब चारों तरफ अंगूर ही अंगूर दिखाई दे रहे हैं। ये तो सोने पर सुहागा हो गया है। अरे अब कल तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे ही सुबह होगी अपने अंगूर को शहर बेचने के लिए निकल जाऊंगा। इतना सोचकर धनिया कुछ अंगूरों को तोड़कर खाने लगता है और खाता खाता वहीं सो जाता है। उसके सोने के बाद चुड़ैल अपने आप से कहती है, अंगूर खा के शरीर में जान आ गई। यही सही वक्त है अब अपनी मौत का बदला लेने का। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गांव के मुखिया के घर पहुंच जाती है, जहां वो गांव के मुखिया को अपने बिस्तर पर पैर पसार कर सोते हुए देखती है। देखो तो सही, नामुराद कैसे पैरों को पसार कर सो रहा है। इसका सुख चैन तो मैं छीन लूंगी, अब मजा आएगा। इतना कहकर चुड़ैल मुखिया के सपने में पहुंच जाती है, जहां वो मुखिया को एक खंजर से मारने की कोशिश कर रही थी। मुखिया अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल सपने में मुखिया का गला घोंटकर उसे मार देती है। चुड़ैल सपने में मुखिया का गला घोंटकर जैसे ही मारती है कि तभी अचानक से मुखिया की आंख खुलती है और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जब देखो मुझे चुड़ैल के सपने आते रहते हैं, और फिर ये चुड़ैल मेरे सपनों में आकर मुझे क्यों मारती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुखिया चुड़ैल के सपने देख देख कर बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से सोने लगता है। जैसी सुबह होती है, मुखिया सबसे पहले एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताता है, जिन्हें सुनकर तांत्रिक बाबा मुखिया से कहते हैं, ये वही है, मैं जानता हूँ। इसको पकड़ना है तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाना होगा। ये अंगूरी चुड़ैल इतनी जल्दी हाथ नहीं आएगी। रात होते होते मुखिया तांत्रिक बाबा को अपने साथ गांव में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल धनिया के अंगूर के पेड़ पर आराम से बैठकर अंगूर खा रही होती है। बस यही तो सबसे अच्छी बात है, बदला भी और शौक भी। मेरे बदले के साथ साथ मैं अपने शौक को भी पूरा कर रही हूँ। यहाँ चुड़ैल अंगूर खा रही थी तो वहाँ तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल अचानक से तड़पने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल को ना चाहते हुए भी तांत्रिक के सामने प्रकट होना पड़ता है, जिसके बाद चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, तांत्रिक तो फिर से आ गया? हाँ चुड़ैल, मुझे तो दोबारा आना ही था। तू जो मेरी गिरफ्त से भाग गई थी। देख तांत्रिक, मेरे रास्ते के बीच में मत आ। तू नहीं जानता मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं जब तक अपना बदला नहीं ले लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तू इस मुखिया के पीछे पड़ी है? बता मुझे, मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ। कुछ समय पहले इस गांव में मेरा एक अंगूर का बाग था। मेरा नाम अंगूरी था और मुझे अंगूर खाने के साथ साथ अंगूर बेचने का भी बहुत शौक था। मैं अंगूरों को बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी, लेकिन इस मुखिया ने मेरी जमीन पर अपनी कोठी बनाने के लिए मेरे पूरे अंगूर के बाग को बर्बाद कर दिया और मुझे जान से मरवा दिया, क्योंकि मैं अपने बाग की जमीन बेचना नहीं चाहती थी। मरने के बाद से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ और इससे बदला लेना चाहती हूँ। इतना सुनते ही मुखिया चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। अरे मैंने तुझे नहीं मरवाया। दरअसल ये जमीन तो मेरे दोस्त ने मुझे तोहफे में दी थी, जिसके बाद मैंने इस जमीन पर काम करवाना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता था कि इस जमीन के पीछे इतना बड़ा राज छुपा है, लेकिन तेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मेरा दोस्त भी एक दुर्घटना के दौरान मर गया है, उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। देख चुड़ैल, ये सच है, इस बेचारे ने कुछ नहीं किया। इसे छोड़ दे और यहाँ से चली जा। देखो, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, इसीलिए मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और मेरा अंगूर का बाग लौटा दो। मैं अपने अंगूर के बाग में रह लूंगी और कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुखिया चुड़ैल की बात मान लेता है और उसे उसकी जमीन वापस लौटा देता है, जिसके बाद वो उस जमीन पर दोबारा से अंगूर का बाग बनवाता है, जिसमें चुड़ैल हंसी खुशी अंगूर खाते हुए रहने लगती है। दादी का जादुई सोने का चश्मा।
एक गांव में हरिप्रसाद अपनी पत्नी मधुरा और 7 साल के बेटे बंटी समेत अपनी मां कलावती के साथ रहता था। कलावती अधेड़ उम्र की औरत थी। उसके माथे पर पड़ी झुर्रियां, आंखों पर पड़ा चश्मा बढ़ते उम्र के पड़ाव को एकदम साफ दर्शा रहा था। उसकी बहू मधुरा उसे रूखा सूखा खाना देते हुए कहती है, ये लो खाना। अरे बहू, ये सख्त पापड़ जैसी रोटियां मुझ बूढ़ी के कमजोर दांतों से कैसे खाई जाएंगी? थोड़ा सा दूध दे दो। हाँ हाँ, अब क्या तुम्हें 56 भोग परोसूं? खुद से तो एक तिनका भी नहीं हिलाया जाता। दिन भर बिछौने पर पड़े हुए मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। बहू, तू मुझसे हमेशा इतनी कड़वी लहजे में क्यों पेश आती है? दरअसल मधुरा को उसकी बूढ़ी सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो जानबूझकर नौटंकी करके कहती है, माँ जी, मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूं, आप कोई न कोई कमी कसर निकाल ही देती हैं। हरिप्रसाद के धमकते कदमों की आहट सुनकर मधुरा चालाक लोमड़ी की तरह खाने की थाली बदल देती है और हरिप्रसाद बिगड़ते हुए कहता है, अरे ये सवेरे सवेरे चिल्लम चिल्ली क्यों लगी हुई है? देखो ना, सासू माँ बेमतलब मुझे खरी खोटी सुना रही हैं। मधुरा के मगरमच्छ के आंसू देखकर हरि गुस्से से दांत पीसकर कड़वे लहजे से बोलता है, माँ ये अपनी मंथराई की आदत कब छोड़ेंगी? आपने रुला दिया ना बेचारी को। बेटा, बहू की तो आदत है तिल का ताड़ बनाने की। हरि कलावती की एक न सुनकर अपनी बीवी के पक्ष में बोलते हुए बूढ़ी माँ को ताबड़तोड़ फटकार लगाता है, जिसे देख कलावती की आंखों से आंसुओं के झरने फूट पड़ते हैं। तभी उसका नन्हा पोता कहता है, दादी माँ चुप हो जाइए। माँ पिताजी बहुत बुरे हैं, वो हमेशा आप पर जुल्म करते हैं। तू है ना मेरा लाडला पोता, मुझे प्यार करने वाला। दोनों दादी पोते एक दूसरे से खूब लाड़ लड़ाते हैं। गुजरते समय के साथ हरिप्रसाद अपनी पत्नी के झूठी अफवाहों में उलझकर हर दिन अपनी माँ को जली कटी सुनाया करता। फिर एक शाम, दादी माँ मैं आपका चश्मा लगा कर देख लूं? अरे बंटी, ये चश्मा पावर वाला है, तू इसे मत लगा मेरे लाल। लेकिन दादी माँ आप इस चश्मे में बहुत जचती हो। दो ना दादी, दो ना। शरारती बंटी जबरन अपनी दादी का चश्मा पहनकर उछल कूद मचाने लगता है। तभी चश्मा जमीन पर गिरकर टूट पड़ता है और खड़ूस मधुरा एक की चार लगाकर कहती है, अरे क्या तोड़ दिया? ये लो, बढ़ा दिया खर्चा। कंगाली में आटा गीला करना तो आपका पुराना पेशा है सासू माँ। अरे नहीं माँ, वो चश्मा। तू चुप कर बंटी, खबरदार जो जुबान चलाया। कलावती पोते के बचाव में बोलती है, बेटा वो गलती से मेरे हाथों से चश्मा छूट गया, इसका शीशा बदलवा देगा क्या? हाँ क्यों नहीं, नोट के बंडल पड़े हैं ना यहाँ पे। माँ किसने कहा था आपको इस उम्र में उछल कूद करने को? बस तंग आ गया हूँ मैं। आपको अब और अपने घर में नहीं झेल सकता। आप आज अभी अपना कोई बंदोबस्त कर लीजिए। कलावती स्वाभिमान में आकर उसी क्षण घर त्याग कर निकल पड़ती है। ईश्वर ने मेरे आंखों की लौ धीमी कर दी, ऊपर से चश्मा भी टूट गया। सब कुछ एकदम धुंधला दिखाई पड़ रहा है। बेबस बूढ़ी दादी टूटे चश्मे को पहनकर चलते हुए जंगल के पेड़ के सहारे बैठकर अपने पोते की याद में बिलखती हुई भूखी प्यासी सो जाती है। सवेरे पक्षियों की कोलाहल से उसकी आंख खुलती है। इस टूटे चश्मे से भी थोड़ा तो दिखाई पड़ ही रहा है। मुझे अपने रहने के खातिर एक टिकाऊ झोपड़ी तैयार करनी होगी। ईश्वर मेरे बूढ़े टखनों में बल देना। बूढ़ी कलावती आंखों पर चश्मा चढ़ाकर कड़ी मेहनत करके एक झोपड़ी बनाकर घास फूस से एक चटाई बुनकर तैयार करती है। आज से ये जंगल मेरा नगर और ये झोपड़ी ही मेरा घर है। अरे इस जंगल के सारे पेड़ ऐसे कैसे मुरझाए पड़े हैं। कलावती अपने बूढ़ी कमर पर हाथ धरे तालाब के सहारे सभी पेड़ों में पानी डालकर उन्हें सींचती है। कुछ ही दिनों में जंगल के चारों ओर हरियाली छा जाती है। एक रोज अचानक एक तेजोमय रोशनी जंगल के चारों ओर छा जाती है, जिसके साथ देवी प्रकट होती हैं। कलावती, भयभीत ना हो, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मैं भली तरह आपको देख नहीं पा रही हूँ, क्या आप अपना परिचय देंगी? मैं इस जंगल की वन देवी हूँ। तुमने जो इस सूखे पेड़ वन की निस्वार्थ भाव से सेवा करके इनमें पुनः जान डाली है, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हुई हूँ। वन देवी, क्या आप मेरे चश्मे को ठीक कर सकती हैं? ये मेरे अंधेर आंखों का इकलौता सहारा है।
अवश्य, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी इस इच्छा को अभी इसी क्षण पूरा करती हूँ। वन देवी बुढ़िया के चश्मे को अपनी शक्ति से एक सोने के चमचमाते जादुई चश्मे में बदल कर कहती हैं। कलावती, ये एक जादुई सुनहरा चश्मा है। जैसे ही तुम इसे अपने नेत्र पर धारण करोगी, तुम्हारे नयन की रोशनी पहले की अपेक्षा एकदम तेज होगी। साथ ही जब तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो इस चश्मे को साफ करके सहलाना, तब ये तुम्हें सोना देगा। ये कहकर वन देवी वहां से गायब हो जाती हैं। कलावती ये सुनकर बेहद खुश होती है और चश्मे को एक टक निहार कर उसे पहनकर जैसे ही सहलाती है, चश्मे से सोने के सैकड़ों सिक्के बरसने लगते हैं। धन्यवाद ईश्वर, सचमुच तेरे घर देर है पर अंधेर नहीं। कल तक मुझ बूढ़ी के पास कोटा सिक्का भी नहीं था जिससे मैं अपने पोते को मिठाई खरीद सकूं, लेकिन आज मेरे पास सोने के अनगिनत सिक्के हैं। कलावती उन सिक्कों को सुनार के यहाँ बेचकर अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा करके भरपेट भोजन करके चैन की नींद सो जाती है। सवेरे शोरगुल की आवाज सुनकर उसकी आंख खुलती है। वो अपनी जादुई चश्मा पहनकर बाहर निकलकर देखती है कि दो गुंडे एक लकड़हारे को बेरहमी से पीट रहे हैं। वो दौड़कर लकड़हारे के पास आती है, तब तक गुंडे रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे कौन थे वो दोनों कसाई? अरे चाची, हम लकड़ी काटे वास्ते जंगल आवत रहे। बुड़बक बुझे ही नहीं कि ससुरे हमके लूटे के तांग में रहे। ये चोर उचक्के तुमसे क्या लेने आए थे? रुपया और थोड़ा बहुत पैसा रहे। अभी जबरन छीन करी लुटेरे 9 तो 11 हुई गए। आज हम अपनी पत्नी और बच्चन के का खिलाएब। अरे भाई, आंसू मत बहाओ। कलावती अपने जादुई सोने के चश्मे को उतार कर उसकी ऐनक को सहलाती है, तभी लकड़हारे के हाथों में सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। इतना बहुत है कि और चाहिए? अरे दादा, ये चश्मा तो जिन्न के जादू के जैसन है। शुक्रिया चाची, अब हमरे बच्चन भूखे ना ही रहें। इसमें शुक्रिया कैसा, एक इंसान ही तो दूसरे के काम आता है। एक दिन कलावती उदास होकर खुद से कहती है, जाने क्यों आज मुझे अपने पोते की याद सता रही है। उसे देखने के लिए कलेजा मचल रहा है। कलावती पोते से मिलने की चाह में गांव लौटती है, तभी उसका नन्हा पोता दौड़कर उसे लिपट जाता है। दादी माँ आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं पिछले 2 दिन से भूखा हूँ। कलावती अपने बेटे बहू की आंखों में आंसू और बंटी का कमजोर शरीर देखकर घर की बदहाली को तुरंत भाप जाती है। हरी, ये सब कैसे हुआ? माँ, यह गरीबी उन्हीं कर्मों की सजा है जो हमने आपके संग किए। आप घर से क्या गई, किस्मत जैसे रूठ गई। मेरा काम छिन गया, घर में खाने के लाले पड़ गए। ये घर भी गिरवी पड़ा है माँ। हौसला रखो, अब मैं लौट आई हूँ ना। हे मेरे जादुई सोने के चश्मे, मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है। जादुई चश्मा चमचमाते हुए सोने के सिक्के बरसाता है। जा हरी, इन सोने के सिक्कों को बेचा। सोने को बेचकर मिले पैसे से हरी सभी का कर्जा चुकाता है और एक बार फिर उनकी बदहाल जिंदगी की रेल पटरी पर चली आती है। अंत में मधुरा कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि एक बुजुर्ग ही एक खुशहाल घर की नींव होते हैं। मैंने उसे ही उखाड़ने की कोशिश की। बहू, मेरे दिल में तेरे लिए कोई मलाल नहीं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से भला सब कुछ भूलकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। इस तरह एक बार फिर खुशियां उनके घर दस्तक देती हैं और बूढ़ी दादी हमेशा अपने जादुई चश्मे से गरीब बदहाल की मदद किया करती थीं। तेरी आंखें नम क्यों हैं? कुछ नहीं पिताजी, शायद आग में कचरा चला गया होगा। बिटिया, भले मैं तेरा पिता हूँ, लेकिन तुझे माँ बनकर पाला है। तेरी कम गर्दन तेरी खुशियों की राह का रोड़ा बनकर रह गई है। एक रोज सुखपाल नाम का एक व्यक्ति उसके घर दस्तक देता है। सुखू, तू कितने बरस बाद तुझे देखा है मेरे यार। अरे बस पूछ मत, ब्याह का हुआ ससुरा जेल के कैदी बनकर रह गया था। दोनों ने जवानी से बुढ़ापे की डगर में कदम रख दिया था। एक संग काशी चलल अबही की बाकी है मनु। अरे गिन्नी बिटिया, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त कर। कुछ ही पलों में गिन्नी हाथ में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है, जहां मानिक परिचय देते हुए कहता है, सुखलाल, ये है मेरी बिटिया, और बिटिया ये है मेरा जिगरी यार। गिन्नी मुस्कुराकर सुखलाल के पांव छूकर आशीर्वाद लेकर रसोई के भीतर चल देती है। फिर सुखपाल कहता है, मनु, ये तोहार बिटिया है? हाँ सुखू, कई रिश्ते तलाशे,
बिटिया की खातिर, लेकिन कम गर्दन के चलते बात कट जाती है। मनु तुहार बिटिया हमके आपन बिटवा के वास्ते भाग गई है। रूप से रागिनी, स्वर से सरस्वती, गुणों से भरी पूरी, एकदम ऐसा नहीं बहुरिया की तलाश थी हमका। ये सुनकर मानिक फूला नहीं समाता और कहता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस कदर तूने इस जवान बेटी के बाप की चिंता खत्म कर दी। खुशियां तुम्हारी अखीन के झरोखे से फुटकर बहत है मनु। दोनों के घरों में शहनाइयों की गूंज के साथ शादी की धूम धड़ाक मची हुई होती है। मंडप में खड़े दुल्हा दुल्हन को देख हेमलता हंसी उड़ाती हुई कहती है, अरे सुखलाल भाई साहब, क्यों भरे समाज में वयंग का पात्र बन रहे हो? दुनिया की सारी भली चंगी लड़कियां मर गई थी, जो ये बिन गर्दन वाली लड़की को अपने चांद से बेटे के पल्ले जबरन बांध रहे हो। हेमलता, तुम शुभ काम में आपन निमकौड़ी मुंह बंदी नहीं रख सकत हो। अरे तू खाड़ काहे है? बहू के गले में वरमाला डाल। अरे कहाँ डाले वरमाला? इस कुत गर्दन की तो रत्ती भर भी गर्दन नहीं। ऋषभ गुस्से से झटपटाकर माला गिन्नी की गर्दन में डालता है, लेकिन वरमाला नाटी गर्दन की कमी के चलते सरक कर जमीन पर चित हो जाती है। ये लो भैया, बन गया खुशनुमा माहौल। रीति रिवाज के साथ गठबंधन होता है, जिसके बाद गिन्नी ससुराल में कदम रखती है, जहां उसकी सास अपर्णा रूखे स्वर में कहती है, भले ही तू टोहने टोटके के बलबूते पर इस घर की बहू बन गई, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। ससुराल का शासन क्या होता है ये तुझे अब जान पड़ेगा। आधी रात सभी के सो चुकने के बाद अपर्णा रसोई में आकर खुराफाती हरकत करते हुए कहती है, कल देखती हूँ कैसे ये बिन गर्दन की बला इस ऊंची खाने से सामान खोजती है। तड़के सवेरे उठकर गिन्नी घर का सारा कामकाज निपटा कर नहा धोकर किचन में कदम रखती है। ये क्या, मसालों के डिब्बे तो इतनी ऊंचाई पर है, क्या करूँ? लाख कोशिश के बावजूद भी गिन्नी छोटी गर्दन के चलते सामान नहीं खोज पाती। तभी अपर्णा रसोई में आकर डींगे हाँकते हुए बोलती है, तो चाहे जितना भी गर्दन लपकाने की कोशिश कर ले, बित्ते भर की चिड़िया, बिन गर्दन यही होगा। मुझे देख, लंबी चौड़ी गर्दन के चलते क्षण भर में खोज लिया कहाँ क्या धरा है। अपर्णा हर दिन गिन्नी की नाटी गर्दन के चलते उसकी खातिर मुसीबत पैदा करती है। फिर एक रात, अरे ओ नासपीटी, जिंदा है कि निपट गई? जी सासू माँ, बुलाया? बिजली विभाग से खबर आई है कि आज रात बिजली गुल होने वाली है। ये बिछौने छत पर ले चल। पर माँ जी, मैं कैसे? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरी तो गर्दन ही गुल है। अपर्णा एक बार फिर गिन्नी की गर्दन का मजाक बनाती है। आधी रात सभी नींद में डूबे होते हैं, तभी गिन्नी की गर्दन एकदम से लंबी हो जाती है। सवेरे सभी ये देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। अरे ये क्या बला है? एक ही रात में तेरी गर्दन जिराफ की जैसी लंबी कैसे हो गई? माँ, इसकी लंबी गर्दन के चलते मैं इसके आगे छोटा हो चुका हूँ। ऐसे तो गांव देहात में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। बहुरिया, इनकी दकियानूसी बात छोड़, तू चल हमारे संग। सुखलाल उसे लिए डॉक्टर के पास दौड़ता है, जहां डॉक्टर उसकी घंटों जांच पड़ताल करके कहता है, देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा किसी किसी के संग होना लाजमी है। कुछ लोगों की लंबाई उम्र के साथ, मगर किसी की उम्र गुजरने के बाद बढ़ती है। गिन्नी की एकदम से बड़ी गर्दन इसी का लक्षण। अस्पताल से आते ही गिन्नी को जोरों की भूख जान पड़ने पर वो खाने पर टूट पड़ती है, जिसे देख अपर्णा कहती है, अचानक इसमें भूत तो सवार नहीं हो गया? देखो कैसे भूखे जानवरों की तरह जुगाली किए जा रही है। अब हर दिन के साथ गिन्नी की गर्दन लंबी होती जा रही थी, जिसे देख अपर्णा गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, बेहिसाब खा खा कर मेरी ये लंबी गर्दन वाली बहू घोड़ी हुए जा रही है। आज इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। अपर्णा रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा देती है। गिन्नी झरोके से छुपकर ये देखकर मुस्कुराते हुए दबे पांव वहां आकर कहती है, सासू जी भी कितनी मंदबुद्धि है। उन्हें क्या लगा कि ऐसे कद्दू तरकीब से वो मुझे रोक लेंगी? गिन्नी रसोई घर की खुली खिड़की से अपनी लंबी गर्दन अंदर घुसाकर सारा खाना सफा चट कर जाती है। तभी सरोजा के घर में हुड़दंग मचता देख वो उनके घर जा धमकती है। अरे सरोजा काकी, क्या हुआ? इतना शोरगुल क्यों? बहू, ना जाने मुआ एक जहरीला सांप मेरे घर में आ घुसा और छज्जे पर कुंडली मारे बैठा है। गिन्नी चालाकी से अपनी लंबी गर्दन उठाकर छज्जे के कोने में बैठे सांप को आहिस्ते से पिटारे में बंद कर देती है। घबराइए मत, खतरा टल चुका है। शुक्रिया बहू, तेरी लंबी गर्दन के चलते हम सभी की जान बच गई। अरे ऐसा भी कौन सा बड़ा तीर मार लिया इसने? ज्यादा वाहवाही न करो, वरना कहीं यही अपनी लंबी गर्दन हवा में न उड़ने लगे।
जानबूझकर गिन्नी की जलोकड़ी सास उसे नीचा दिखाती है। एक रात गांव में 2 चोर घुस आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर गिन्नी की आंख खुल जाती है। ये देर रात किसकी बुदबुदाने की आवाज है? अरे मंगल, सुना है कि ये गांव काफी मालामाल है। तभी तो हम जैसे चालाक चोर इसको कंगाल बनाने आए हैं। अच्छा, तो ये दोनों चोर चोरी के इरादे से आए हैं। मुझे कुछ करना होगा। चोर शातिरता से सभी के घरों से हाथ साफ करके भागने लगते हैं। झाड़ियों के पीछे छुपी गिन्नी उन्हें आता देख अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे दौड़ो गांव वालों, गांव में चोर घुस आए हैं। आवाज सुनकर पूरा गांव आधी रात मैदान में जमा हो जाता है। अरे मंगल, अब क्या होगा? अब तुम्हारा अमंगल होगा। इस जिराफ जैसी गर्दन वाली औरत ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। सभी मिलकर चोरों की कुटाई करके उन्हें सबक सिखाकर कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करत हो, ससुर के नाती। ये सब देख अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू के सामने पछतावा जाहिर करके कहती है, बाबू मुझे माफ कर दे। आज केवल तेरी लंबी गर्दन के चलते इस गांव को भारी नुकसान होने से बच गया। अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू को हंसी खुशी स्वीकार कर लेती है।